नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कोरोना महामारी के इस काल में अच्छे होंगे। इस महामारी ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, उनमें से एक व्यवस्था है शिक्षण। और यही कारण है कि मैं आज कैमरे को पढ़ा रहा हूं आपकी बजाय। बहुत सारे मित्रों, विद्यार्थियों का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आग्रह था कि मैं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आऊं, और धाकड़ कंसेप्ट ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं। तो इसके लिए मैं धाकड़ कंसेप्ट का शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। आज से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से जुड़े रहेंगे और प्रतिदिन हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। समय लगभग यही रहेगा, आपको लगातार सूचना दे दी जाएगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अक्षांश एवं देशांतर सामान्य परिचय और समय गणना। जैसा कि आप सबको पता है, भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति से प्रारंभ करते हैं पढ़ना, और स्थिति का परिचय जो है वो अक्षांश और देशांतर है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ले लीजिए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर मेरे को कमेंट जो है वो कई सारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है कि सर आप काफ़ी दुबले हो गए। तो खैर, कोरोना महामारी का असर हो सकता है। मुझे लगा कि मैंने वेट गेन किया, आपको लगा है दुबला हो गया हूँ, शायद इस कैमरे का कमाल हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम आज जो विषय लेके चलेंगे अक्षांश और देशांतर सामान्य परिचय और समय गणना, और उसके बाद अनवरत दूसरे विषयों पर अपन बात करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। लगातार लाइव क्लासेस मेरी रहेगी। ये सभी कक्षाएं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है और पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। तो हमारा सफ़र आज से शुरू होता है। भूगोल जो है बहुआयामी या इंटरडिसिप्लिनरी कह दीजिए, अंतर्विषय की कह दीजिए, बहुत सारे विषयों को शामिल करके चलने वाला एक पार्ट है। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके शामिल हैं। आज हम अक्षांश देशांतर का परिचय पढ़ेंगे। कल से हम भारत का भूगोल जो है उसको प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार क्या होते हैं अक्षांश देशांतर, उसमें समय की गणना क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मानक समय रेखा क्या है। इससे संबंधित पिछली आरएस वगैरह की परीक्षाओं में जब आप जाएंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है सीधे अक्षांश और देशांतर टॉपिक से आए हैं। बहुत सारी विद्यार्थियों की कन्फ्यूजन रहती है, 181 टोटल अक्षांश हैं या 179 हैं, या जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है दिन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किस प्रकार से समय जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इन सभी प्रकार के विषयों को ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो शामिल करता है। आपको बता देता हूँ, ये आप जो देख पा रहे हैं एक गोलाब है, जिसे हम अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। ज्यामिति की एक आकृति है। इसको कई सारे कोणीय भागों में विभाजित किया गया। तो जो कोणीय दूरियां होती है किसी गोलाब की, वही अक्षांश और देशांतर कहलाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या विषय रहेगा। हम किस भूगोल में कोई भी विषय ले लीजिए, हम जब शुरू करते हैं तो हम बात शुरू करते हैं कहाँ से? स्थिति से। अब स्थिति जो है उसके दो पक्ष है। दो पक्ष कौन से? एक जिसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक स्थिति। और दूसरी स्थिति कौन सी है? जिसे हम कहते हैं ज्यामितीय स्थिति। अब देखिए, किसी भी स्थान की अगर भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में हम बात करें तो ये स्थान सापेक्ष होती है। स्थान सापेक्ष। जैसे मैंने ये कहा कि साहब भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप एक मोटे तौर पर अनुमान व्यक्त कर सकते हो
कोई एक भौगोलिक संदर्भ दे सकते हो कि ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है, या यूं कहूं कि श्रीलंका कहाँ है तो हम कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण में है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति से पूर्ण परिचय नहीं हो पाता। हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग गोलाभ संरचना वाली है। कैसी संरचना है? गोलाभ संरचना, स्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी की आकृति किससे मिलती है? गोलाभ आकृति, ज्यामिति की आकृति गोलाभ। अब जब हम गोलाभ को कोणीय दूरियों में विभाजित करते हैं तो हमारे सामने दो विषय आते हैं जिसे हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर जो है वो ज्यामितीय स्थिति की परिचायक है। ग्लोब पर किसी भी बिंदु की स्थिति, अवस्थिति जिसे लोकेशन बोलते हैं, जिसे हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स किससे मिलते हैं? अक्षांश और देशांतर से। आपने ज्यामिति थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं और मिलन बिंदु जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है। तो इसी प्रकार का रेखा जाल जो है वो क्या है? ये गोलाभ है। तो ग्लोब क्या है? पहले विषय पर आ जाते हैं कि साहब जो है ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी की प्रतिकृति है। यानी मॉडल। अब ये मॉडल आपने देखा होगा, छोटा सा टेबल पे धरा हुआ भी दिखाई देता है और बहुत बड़ा सा मॉडल भी दिखाई देता है। तो हमने ये ग्लोब बनाया कैसे? पृथ्वी की जो वास्तविक मॉडल है उसका हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया, उसका निर्माण कैसे किया? बहुत सीधा सा है। पृथ्वी जो है उसकी, पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो पृथ्वी का जो वास्तविक व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। अब आप यूं सोच लीजिए कि मान लीजिए मैं एक पैमाना लेता हूं, स्केल लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। ये मैंने एक स्केल लिया तो 12.7 सेंटीमीटर की एक व्यास पर कोई भी अगर अपन गोलाभ बनाएं, स्फीयर बनाएं, तो वो क्या बन जाएगा? वो पृथ्वी का अक्षरक्ष मॉडल होगा, वो उसकी जो है प्रतिकृति होगी। अब आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते। तो जो चीजें जितनी रेशियो में बड़ी है वो उतने ही रेशियो में छोटी हो जाएगी। तो ग्लोब जो है उसको, ग्लोब आकृति जो है, ये गोलाभ आकृति जो है उसको हमने क्या किया? कोणीय दूरियों में विभाजित किया। केवल ज्यामिति की आकृति स्फीयर को हमने किस में बांट दिया? एंगुलर डिस्टेंसेस में बांट दिया। यही एंगुलर डिस्टेंसेस जो है वो क्या कहलाती है? अक्षांश और देशांतर कहलाती है। तो हम पहले बात करते हैं कि अक्षांश क्या है, फिर हम बात करेंगे देशांतर क्या है। तो पहली बात अक्षांश। तो आपको एज्यूम करना है कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है, जस्ट लाइक दिस। ये मान लीजिए मैंने एक स्फीयर, ऐसा आप समझिए कि स्फीयर है, और अगर स्फीयर जो है ये है, और अगर ये पेन जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है वो इसका डायामीटर यानी व्यास है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक स्फीयर है और ये इसका डायामीटर। मान लीजिए कि ये पेन इतना बड़ा हो, ये जो स्फीयर इतना बड़ा हो और ये इसकी सतह हो, तो ये पेन क्या होगी? ये पेन होगी उसकी त्रिज्या। जस्ट लाइक दिस, कि हम अगर ये बात कर रहे हैं तो ये त्रिज्या होगी। त्रिज्या होगी, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि ये स्फीयर है और ये त्रिज्या है और ये पेन है, और ये जो स्फीयर है वो ट्रांसपेरेंट है, कांच का गोला है मान लीजिए,
तो अगर मैं इसके केंद्र से, जो सेंटर पे है त्रिज्या, इसको मैं चला दूं तो कांच की सतह के ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। कैसी लाइन बन जाएगी? जैसे ये अगर ये गुलाब था और अंदर सतह को छू रहा पेन है, तो अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। इस लाइन ने क्या किया, इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया? जिसे हम कहते हैं गोलार्ध, गोले के दो भाग हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर या गोलार्ध कहते हैं। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो पेन है, इस पेन को मान लीजिए मैं थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूं इस स्फीयर के अंदर, सेंटर में पेन है यानी केंद्र में है पृथ्वी के, सतह यानी जो परिधि है उसके ऊपर टच कर रहा है, और मैं अगर इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूं, अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करता हूं, तो जो ये जो लाइन बनी है, अगर मैं इसे 0 मान लूं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, तो इस भूमध्य रेखा से नॉर्थ या साउथ में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करने पर एक एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट होती है। वही एंगुलर डिस्टेंस, जस्ट लाइक अगर मैंने थोड़ा सा भी यहां किया तो ये यहां से लेकर एक एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट हो। जितनी भी एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कोणीय दूरी क्रिएट हो रही है, वो दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी, उस स्थान का अक्षांश कहलाएगी। और समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। जस्ट आप जो है एक पार्ट देखिए कि ये जो गोलाब संरचना है उसके ऊपर जो क्षैतिज लाइनें हैं वो सारी अक्षांश है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइन जो है जिसे हम ऊर्ध्वाधर लाइंस कहते हैं, वो सभी क्या है? देशांतर है। मैं जो बात आपके सामने बताना चाह रहा था वो ये है कि ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, इस केंद्र से ये हो गई आपके भूमध्य रेखीय परिधि, ये हो गई पोलर सरकमफेरेंस, दो ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि हो गई। तो दोनों परिधियों के ऊपर केंद्र से कोण बन रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे ये जो कोण है और इससे यहां तक कोण है, तो जो एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट हुई है, ये एंगुलर डिस्टेंस कितनी है? 30 डिग्री है। चाहे वो आप यहां लीजिए, चाहे यहां लीजिए, चाहे यहां लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, ये एंगुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि मैं 0 डिग्री से किसी भी, अगर मान लीजिए क्षैतिज रेखा ये है और उससे मैं किसी भी एंगल में इसको घुमाता हूं, तो मान लीजिए मैंने 5 डिग्री ऊपर किया और वापस घुमाया, तो क्या होगा? 5 डिग्री की एक लाइन बन जाएगी इसके पैरेलल। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर और 10 डिग्री का करके फिर मैं इसको इसी तरह से घुमा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 10 डिग्री की एक रेखा बन जाएगी, मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप देखते जाइए कि कंटिन्यू मैंने क्या किया था, सेंटर से अगर मैंने यूं घुमाया तो पहले लाइन बनी जिसने पूरे गोलाब संरचना को कितने भागों में बांट दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 गोलार्ध में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद मैंने 5 डिग्री ऊपर किया और घुमाया तो 0 डिग्री के पैरेलल एक लाइन और बन गई जिसे हम 5 डिग्री अक्षांश कहेंगे। फिर और घुमाया 10 डिग्री। इस तरह से मैं लगातार इसको जो है ऊपर करके घुमाता रहूंगा। और ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये यहां पर पार्ट है, तो ये इसको घुमाते घुमाते जब मैं यहां तक ले आता हूं, यानी ये अगर गोलाब है और इसको मैं इस तरह से ले आता हूं, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है कोण? 90 डिग्री का। और ये कितना है? 0। ये कितना? 5, 10, 15, 45। तो सभी जस्ट लाइक 0, तो एक पूरा सर्कल बनेगा। जैसे 5 पूरा सर्कल बनेगा, 10 पूरा सर्कल बनेगा, 15 पूरा सर्कल, 45 पूरा सर्कल, और 90 पर आते ही क्या हुआ कि ये एक पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, जस्ट लाइक दिस। और 89 की अगर बात करें तो 89 पर भी हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरा सर्कल बना सकते हैं। ये 89। तो हम एक गोलार्ध की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो एक गोलार्ध में आपने देखा कि 0 से लेकर मैं कितने अक्षांश खींच सकता हूं? तो 90 डिग्री। और ठीक इसी प्रक्रिया को अगर अपन दक्षिण में दोहराएं तो क्या होगा? ठीक इसी के पैरेलल जो है वो लाइंस
बनती जाएगी और यहाँ पर भी कितने डिग्री तक बना सकते हैं हम, 90 डिग्री तक। यानी क्या किया हमने कि एक गोलाब जो संरचना है, इस गोलाब संरचना को हमने क्या किया, कोणीय दूरियों में विभाजित कर दिया। देखिए, तो अक्षांश जो है वो क्या है, तो सामान्य रूप में ये कहा जाए कि पृथ्वी जो है उसके केंद्र से किसी भी स्थान, जो पृथ्वी की सतह है, जो परिधि है, उस पर पृथ्वी के केंद्र से बनने वाला कोई भी जो कोण है, वो कोण क्या कहलाता है, उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। अब मान लीजिए वो कोण, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये 30 सभी जगह होगा और इस 30 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी या अक्षांश वृत्त। यहां पर भी बड़ी कंफ्यूजन है कि अक्षांश रेखा क्या है और अक्षांश वृत्त क्या है। अक्षांश रेखा अब्लिक वृत्त, रेखा जो है वो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल हम कह सकते हैं, रूढ़ हो गया, हम बोलते बार बार रेखा है। बाकी ग्लोब जो होता है उसके ऊपर हमेशा क्या रहते हैं, ये अक्षांश वृत्त रहते हैं। तो आगे भी कई सारे विषय में अभी बात करूंगा किस तरह से इसको जो है ट्रेडिशनली हमने लिया है, और जो कई सारी बातें जो नहीं लेनी चाहिए वो भी हम बोलते हैं, कहते हैं। तो सामान्य रूप में हम अक्षांश जो है वो 0 से 90 और 0 से 90 उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ खींच सकते हैं। दो गोलार्ध हमारे सामने आए, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लीजिए कि ये 5 डिग्री अक्षांश है, ये भी 5 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री हो गया। तो 5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे और इसे 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। और संख्या क्या होगी, किस तरह से हम काउंट करेंगे कि अक्षांश कितने हैं। तो हमने ये देखा कि किसी भी गोलाब संरचना को अगर पृथ्वी के केंद्र से विभाजित करें तो वो 90 और 90 180 तक विभाजित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि मान लीजिए कि ये गोलाब है, तो इसको मैंने जब विभाजित करना शुरू किया तो ये 0 डिग्री था, ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये जो भी था, ये 90 डिग्री तक हमने इसको बांटा और 90 डिग्री ही साउथ। अब बात आई कि अक्षांश कितने हुए। तो कई सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल कितने अक्षांश होते हैं। हालांकि टेक्निकली गलत हो जाता है जब आप ये पूछते हो कि अक्षांश कितने हैं। अक्षांश तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस सतह के ऊपर कोई भी एंगुलर डिस्टेंस है वो अक्षांश है। समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा या वृत्त जो है वो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाता है। तो ऐसे में ये पूछना कि अक्षांश कितने हैं ये टेक्निकली गलत है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है कि कुल कितने अक्षांश होते हैं या कुल कितने अक्षांश रेखाएं होती है। और बड़ा भ्रम जो है इस संदर्भ में सभी विद्यार्थियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को रहता है। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये भ्रम कैसा है, क्यों होना चाहिए, किस तरह से पूछा जाना चाहिए। देखिए, अक्षांश की अगर बात करोगे तो मैंने कहा था कोणीय दूरी, तो कोणीय दूरी तो ½ डिग्री भी कोण हो सकता है और 1 डिग्री का भी कोण हो सकता है। जब आप जो है सामान्य रूप में आपने देखा होगा कि आप 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23½ डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे बोलते हो कर्क रेखा। तो ये भी एक क्या है, अक्षांश है, 23½ अब आप वापस 0 से 90 तक काउंट करोगे तो फिर भूल जाओगे कि ये कोई अक्षांश था। भारत की स्थिति से शुरुआत बात करेंगे तो आप कहोगे कि साहब भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होती है। इट मीन्स कि 8 डिग्री 4 मिनट भी एक क्या है, अक्षांश है। तो ऐसे में आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि
प्रत्येक एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी जो है वो सारी की सारी कोणीय दूरियां क्या कहलाती है, किसी स्थान का अक्षांश कहलाती है। अब ऐसे में समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा या वृत्त जो है वो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाता है। तो प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, लेकिन किस तरह से, ये इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि 1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांश। एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश वृत्त, एक विषय। और यही शब्द इस जगह में एक शब्द जोड़ दूं, रेखा, दूसरा पक्ष हो गया। दो सवाल हमारे सामने हैं, वृत्त और रेखा। अब आपने अक्षांश वृत्त कहां देखा है? तो अक्षांश वृत्त जो है वो कहां पर है? ग्लोब पर है। ग्लोब पर तमाम जो वृत्त हैं, जैसे ये आपके सामने, ये सारे क्या हैं? वृत्त हैं, पूर्ण वृत्त हैं। और इन पूर्ण वृत्तों में 90 से 90 उत्तर और दक्षिण आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब 90 उत्तर और 90 दक्षिण 180 होते हैं, लेकिन यहां वृत्त कितने दिखाई दे रहे हैं? जैसा मैंने अभी आपके सामने मैंने कहा, यदि कांच का गोला होता और मैं इसको ऐसे एंगुलर डिस्टेंस में डिवाइड करता, तो यहां पर जब मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो जैसे ही इस पॉइंट पर आया, यानी केंद्र से ध्रुव की तरफ यहां पर आया, वैसे ही क्या मुझे प्राप्त हुआ? पॉइंट प्राप्त हुआ। जबकि 89 पर मुझे क्या प्राप्त हुआ था? सर्कल प्राप्त हुआ। तो यहां देखिए 80 और 89 तक क्या होता है? सर्कल होता है। लेकिन 90 पर क्या होता है? एक बिंदु मात्र होता है। बिंदु मात्र का मतलब है वो सेंटर से पोल तक एक एंगुलर डिस्टेंस तो है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो एक सर्कल नहीं है, वो एक रेखा। अब रेखा की बात मैं करूं, मान लीजिए कि मुझे इसी ग्लोब को फ्लैट करना है, समतल करना है। तो समतल करना है तो क्या करेंगे? समतल करते वक्त हम क्या करेंगे कि इसको मानचित्र, आपने दीवारी मानचित्र देखे होंगे, दीवारी मानचित्र में हम क्या करते हैं कि ग्लोब को ऐसे फ्लैट कर देते हैं, तो 0 डिग्री जो हो जाएगी वो फ्लैट हो जाएगी, सीधी रेखा में तब्दील हो जाएगी। इसी के पैरेलल सभी रेखाएं हो जाएगी, और 90 डिग्री भी 0 डिग्री के समानांतर एक क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। अब जब हम मानचित्र पर बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगी? 0 से 90 और 0 से 90। यानी अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या आया? 90 प्लस 90, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, प्लस 0 डिग्री भी खुद एक क्या है? अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है मान लीजिए, तो इसको अपन जोड़ दें तो 181, यानी 0 डिग्री की एक वैल्यू 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, 0 डिग्री की एक वैल्यू, टोटल कितनी होगी? 181। अगर हमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, लेकिन किस प्रश्न पूछने का तरीका वही होना चाहिए कि आपको क्या पूछा जाना चाहिए? 1 डिग्री के अंतराल पर, केवल यही विषय होना चाहिए। लेकिन सीधा पूछते हैं कई बार कि कुल कितने अक्षांश होते हैं, बड़ा विकट विषय है, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने अक्षांश, ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं, तो अब वृत्त में अगर अपन बात करें तो क्या होगा? वृत्त में उत्तरी गोलार्ध में कितने वृत्त आए? तो 1 से लेकर 89 तक वृत्त है, यानी टोटल 89। 0 डिग्री खुद एक वृत्त है, और दक्षिणी गोलार्ध में 1 से लेकर 89 तक क्या है? वृत्त है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 179। यानी हमने क्या किया? जो 181 है टोटल, उसमें से 90 डिग्री बिंदुओं को हमने बाहर निकाल दिया, तो कितने बचे? 179। तो 179 जो है वो वृत्त होते हैं, टोटल अक्षांश वृत्त होते हैं, ठीक है। तो अक्षांश, ये भी सवाल नहीं किया जा सकता कि कुल कितने अक्षांश होते हैं। अक्षांश तो 90 डिग्री पॉइंट भी अक्षांश है और 0 डिग्री भी
अक्षांश है। 1 डिग्री के अंतर पर जब अक्षांश की बात करोगे तब भी 181 है। जब आप 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की बात करोगे तब भी 181 है। लेकिन ये पूछा जाए कि ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आंसर जो होगा वो 179 होगा। दूसरी बात करते हैं, अक्षांश जो है, यहां आप समझ गए होंगे कि अक्षांश कैसे कंस्ट्रक्ट हुए, ठीक है, और अक्षांश जो है किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि 0 से 90 और 0 से 90 नॉर्थ और 90 साउथ, ये दो इसके पक्ष हैं। तो 90 उत्तर और 90 दक्षिण। एक पिछली कुछ पुराने पेपर उठाइए, आपको आरएस के प्री एग्जाम में जीके में एक प्रश्न मिलेगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, ये एक प्रश्न है। अब कोई भी स्थान हो सकता है और आंसर जो ऑप्शन अपने सामने है वो ये है, 5 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री नॉर्थ, 91 डिग्री साउथ, 91 डिग्री साउथ, और डी जो है आपका ऑप्शन वो हो गया वेस्ट। यहां आपके सामने 4 ऑप्शन है। यही प्रश्न आप आरएस के पेपर में देख सकते हैं। पूछा किसी स्थान की अक्षांश स्थिति क्या है। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, कई सारे माध्यमों से आप पढ़ने का मौका मिला होगा आपको। एक अच्छे प्रतियोगी की पहचान क्या है? पहचान यह है कि वो सही उत्तर का तो चयन करे ही, लेकिन गलत क्यों है उसका कारण समझा सके। पहली बात कि अक्षांश जो होते हैं उनके साथ हमेशा या तो उत्तर शब्द जुड़ा होगा या दक्षिण शब्द जुड़ा होगा। अक्षांशों के साथ कभी भी पूर्व और पश्चिम शब्द नहीं लिखा नहीं जाता है। तो पूर्व और पश्चिम शब्द जो है वो देशांतरों के साथ प्रयोग होते हैं, और उत्तर और दक्षिण शब्द जो है वो किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? अक्षांशों के साथ। तो अक्षांश में हमेशा क्या आएगा? उत्तर और दक्षिण। कोई भी अगर 5 डिग्री ईस्ट बोल रहा है, इट मींस कि वो क्या है? एक देशांतरीय स्थिति की बात कर रहा है। यहां जो है देखिए आपके सामने 4 डायरेक्शन लिखी हुई है। 5 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब ये गलत हुआ, किसी देशांतर की बात कर रहा है। 5 डिग्री नॉर्थ सही हुआ। 91 साउथ, यहां देखिए डायरेक्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ या साउथ ही होती है, लेकिन 91 साउथ जो है वो कोई अक्षांश नहीं है, 90 और 90 है, और यहां पर वेस्ट है यानी देशांतर है, यानी ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और 3 इसके बाद ये बनता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ले लीजिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो पेपर सेटर है वो यही चेक करता है कि आप कितना कंसेप्चुअल पढ़े हैं, कितना ढंग से जो है अक्षांश और देशांतर या किसी भी टॉपिक को जानते हैं। मैं कई बार जो है समझाने के उद्देश्य से ही एक प्रश्न कई बार पूछा करता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं कि प्लेग होता है, एक बहुत सामान्य प्रकार का सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि प्लेग होता है। अब प्लेग होता है का आंसर हमने दिया ए कुत्ते के द्वारा, बी चूहे के द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, डी विषाणु द्वारा। क्यों पूछा ये प्रश्न मैंने? अभी मैंने जैसा कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है आपकी, और आप प्रतियोगी परीक्षा में एमसीक्यू जो पैटर्न है वो ये चाहता है कि आप जो है कितना कंसेप्ट पढ़ के आए। तो यहां पर प्लेग होता है पूछा,
पहला प्रश्न उत्तर लिखा कुत्ते के द्वारा, दूसरा लिखा चूहे के द्वारा। बहुत तेज दौड़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो यहीं निपट लेते हैं, क्योंकि वो पहले पे लॉजिक लगाते हैं अपना कि कुत्ते के द्वारा जो है वो रेबीज होता है और देन चूहा उनके लिए सही हो जाता है। कुछ विद्यार्थी आते हैं डी, सी और डी ऑप्शन तक खींचते हुए, और जब वो सी और डी पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो है वो क्या लिखा हुआ, वो ये क्यों है, ये ऑप्शन में क्यों है। तो ऐसे में वो यहाँ आकर जो है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो या तो छोड़ देगा और या फिर वो जो है सही उत्तर करके आएगा। तो एक अच्छा प्रतियोगी जो है वो क्या पढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है पढ़ने का तरीका, यानी प्रश्न जो लिखा है उसको कैसे पढ़ा हमने, उसको कैसे समझा हमने। तो यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है प्लेग होता है, और यहाँ अगर मैं ये लिखूं, अब आप सभी को समझ में आ गया कि क्या गणित है इसके पीछे। तो प्लेग का फैलना और प्लेग का होना दो अलग अलग पक्ष है। तो प्लेग फैलना, वाहक है चूहा मात्र, तो प्लेग का फैलाव करने का कारण कौन है, चूहा है। बाकी इसका जो उत्तर है बहुत सारे जो है लगातार उसमें आंसर दे रहे हैं, सी कई जगह लिखा है। तो जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो है प्लेग होता है। तो हमें ये समझना है कि कंसेप्ट क्या है। अगर हम कंसेप्ट को भली भांति नहीं समझ पाए तो ऐसी स्थिति में एमसीक्यू बेस्ड जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं समस्याएं होगी। तो यहाँ पर हम दो तीन बातें पहले अक्षांशों के संबंध में समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, देशांतर की बात करते हैं। तो पहली बात मैंने ये बताई कि आपको अक्षांश, तो अक्षांश क्या है, बहुत सीधी परिभाषा, क्योंकि भूगोल की बेसिक क्लास है, जनरल क्लास मान सकते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हुए। बहुत सामान्य परिभाषा की बात मैं कर रहा हूं कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह या गोलार्ध की सतह पर कोई भी कोणीय जो दूरी होती है वो उस स्थान का अक्षांश कहलाती है, और समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा या वृत्त होता है वो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाता है। तो अक्षांश रेखा परिभाषा आपको समझ में आ गई। फिर बात आई कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बात कर देता हूँ कि कुल अक्षांश की जब भी बात की जाएगी तो कितने डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर यदि ये पूछा जाए कि कुल कितने अक्षांश रेखाएं होती है और कुल कितने वृत्त होते हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं बनेगी 181 और कुल अक्षांश वृत्त होंगे 179। ओके, दूसरा पक्ष है अक्षांशों को और क्या कहा जाता है, तो अक्षांशों को एक और शब्द दिया जाता है समानांतर, पैरेलल अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों पैरेलल है, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक आप जब देखेंगे तो ये सभी एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, समानांतर। बहुत छोटा सा कई जगह फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका, यूएसए और कनाडा की जो सीमा है वो कौन सी अक्षांश या कौन सी समानांतर है, तो उसमें लिखा रहता है 49th पैरेलल, यानी 49वीं समानांतर लिखा रहता है। तो इसे समानांतर इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे के समानांतर खींचे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका अक्षांशों का, कि अक्षांशों के मध्य भौगोलिक दूरी कितनी होती है। देखिए, दो दूरियां हमारे सामने हैं। जब मैंने सतह की बात की थी तो दो पक्ष आए, एक जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस जस्ट लाइक दिस, ये एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस में एक एरिया कवर हो रहा है। जो भौगोलिक दूरी कितनी है, तो दो अक्षांशों के बीच भौगोलिक दूरी, दो अक्षांशों के मध्य भौगोलिक दूरी, दो अक्षांशों के बीच भौगोलिक दूरी कितनी होती है, मध्य भौगोलिक दूरी। तो भौगोलिक दूरी जो है वो हम निकालते हैं किससे, कितनी परिधि कितनी है। तो हम दो प्रकार की परिधि की बात करते हैं। एक परिधि जो है जिसे हम कहते हैं पोलर सर्कमफेरेंस यानी ध्रुवीय परिधि, दूसरी परिधि जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय परिधि। आपको पता है कि भूमध्य रेखीय परिधि जो है उसकी
लंबाई कितनी है 40,077 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि यानी मैं अगर इस तरफ से जाके यूं आऊं तो टोटल कितनी लेंथ होगी, तो ये जो लेंथ है वो लेंथ है 40,008 किलोमीटर। दो परिधि आ गई। तो अब परिधि में हम अगर भाग दें तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं 0 से 90 तक कितनी डिस्टेंस है। ये जो सतह आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने लाइन खींची है ये पूरी परिधि का कितना भाग होगा, तो ये पूरी परिधि का 1/4 पार्ट है। कितना पार्ट है 1/4, ठीक है। ये 1/4 ये 1/4 इसको मिलाएंगे तो हाफ हो जाएगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो पूरा एक वृत्त बन जाए, वृत्त बन जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक 1/4 है। तो मान लीजिए कितनी परिधि है 40,008 है। तो 40,008 का अगर 1/4 करूं मैं तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 10,002 किलोमीटर आ जाएगा। अब अगर आप 10,002 में 90 का भाग दे दो तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 111.13 किलोमीटर। ये इसका टेक्निकल पार्ट है। अब ये पार्ट आता है कि साहब मैंने क्या किया, 10,002 में किसका भाग दे दिया 90 का, यहां से लेकर यहां तक की दूरी की बात की मैंने, 111.13 आई। तो ये जो दूरी है वो कैसी है, एवरेज, औसत है। क्यों औसत है, जो आप आकृति देख रहे हो वो एक पूर्ण गोलाभ संरचना है, लेकिन पृथ्वी इसके जैसी है लेकिन गोलाभ ही नहीं है। उसकी जो वक्रता है, वक्रता समझते हैं, कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी में, वक्रता में अंतर है। ध्रुवों पर ये पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्षांशों के बीच की जो दूरियां हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा के निकटतम कितनी है, तो ये लगभग 110.567 किलोमीटर, यानी 110.567 किलोमीटर कहां पर है, भूमध्य रेखा के पास। और अगर आप ध्रुवों की बात करोगे तो यहां 111.699 किलोमीटर। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास जो दो अक्षांशों के बीच की भौगोलिक दूरियां हैं वो कितनी हैं, 110.567 किलोमीटर। और ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप ये कितनी हो जाती है, 111.699। बात समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो है दूरियां क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में जो मैं यहां बात कर रहा था, ये बात किसकी कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं, औसत दूरी की बात कर रहा हूं। तो औसत दूरी का कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच कितनी औसत भौगोलिक दूरी, या सामान्य रूप में भौगोलिक दूरी भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ 111.13 भी लिखा रह सकता है, या 111.2 या 1 जो भी, या कई बार 111 किलोमीटर भी लिखा मिलता है। तो इस प्रकार से दो अक्षांशों के बीच की भौगोलिक दूरी का पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। देशांतरों पर बात में अभी आगे करूंगा तब बताऊंगा कि देशांतरों पर जो है, देशांतरों के बीच की दूरियां किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब बात आती है कि जो अक्षांश है वो सभी प्रकार के, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री होगी, 0 से लेकर ये 90 डिग्री हो गया, 90, 180, 81 हो गए जो भी। अब उनमें कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स हैं जिनकी स्थिति जो है विशेष है। तो ऐसे में कौन कौन से स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स हमारे सामने हैं, तो यहाँ पर विशिष्ट अक्षांश की बात आ रही है। तो यहाँ आपके सामने जो ये लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और एक और शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, वो है विषुवत रेखा।
अब विषुवत रेखा क्यों कहते, भूमध्य रेखा तो एक साधारण शब्द है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि भूमध्य है इसलिए भूमध्य रेखा है। लेकिन विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर विषु होते हैं। मैं आप सबको याद दिला देता हूँ, अंग्रेजी में इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। RS 2015 का जो पेपर है मेंस का, उसमें प्रश्न आया है रिटर्न में, विषु क्या होते हैं समझाइए। किसी ने पेपर दिया हो RS का तो उसे पता होगा। तो विषु क्या है इस पर बात करेंगे हम। विषु की स्थिति बनती है विषुवत रेखा पर, इसलिए इसे विषुवत रेखा के नाम से या इक्विनॉक्स जो है उसके नाम से, इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 23 डिग्री 26 मिनट, देखिए यहाँ पर जो फिगर लिखा हुआ है ना आपके सामने, वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आपके, ठीक है। जो आपने ट्रेडिशनली पढ़ा है अब तक वही याद रखें, हालांकि मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन एग्जैक्ट जो समर सोलस्टाइस जिसे हम कहते हैं कि जो बसंत विषु या शरद विषु की बात जब अपन करते हैं, तो जब सूर्य जो है बिल्कुल इस पार्ट में सूर्य की 90 डिग्री एंगल जब बनता है, तो वो एंगल जो कहाँ क्रिएट होता है 23 डिग्री और 26 मिनट पे। तो हालांकि जो ट्रेडिशनल है वो 23 डिग्री 30 मिनट है, आपको पता है 23.5 डिग्री हम लिखते हैं इसको। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अथवा कर्क रेखा। इसी तरह से यहां पर जो 66.5 डिग्री है, ट्रेडिशनली हम 66.5 डिग्री लिखते हैं, बाकी ये जो एग्जैक्ट जो पार्ट है वो है 66 एंड 34 डिग्री नॉर्थ। खैर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। अब यहां देखिए दो चीजें एक साथ मिलती है हमें, एक बार हम क्या लिख देते हैं रेखा, हिंदी की बात कर रहा हूं, एक बार हम रेखा लिख देते हैं और एक बार क्या लिख देते हैं वृत्त लिख देते हैं, दोनों साथ लेकर चलने वाले लोग हैं हम। खैर तो इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर 23 डिग्री एंड हाफ जो है दक्षिण, इसे हम क्या कहते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण का जो वृत्त है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब बात आती है कि ये क्यों है, विषुवत रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, आगे अपन डिटेल में बात करेंगे इस पे। भूमध्य रेखा आप समझ चुके हो। बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या कर्क रेखा और मकर रेखा। बहुत सारी रेखाएं हैं, सभी अक्षांश हैं और सभी के नाम नहीं है, लेकिन इनको विशेष जो है नाम दिए गए। फिर नाम में भी एक नाम कर्क और दूसरा मकर। ऐसा क्यों है, यानी कर्क रेखा ही क्यों है 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ जो है वो उसका नाम मकर रेखा ही क्यों है, डिटेल में बात करेंगे आगे अपन। इसे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्यों कहते हैं, ज्योग्राफिकली आप जानते हैं कि ये आर्कटिक जो है आपका सागर है, सी है, और ये अंटार्कटिक जो है वो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसकी वजह से इसके नाम है। बट दो नाम जो है इस पर अपन चर्चा करेंगे बाद में कि ये कर्क रेखा क्यों है और इसे मकर रेखा के नाम से क्यों जाना जाता है। ये विशिष्ट अक्षांश हैं, अक्षांशों के बीच की दूरियों का पक्ष आपके समक्ष आ गया। अक्षांश जो है कौन कौन से विशिष्ट अक्षांश है उनकी बात मैं कर चुका हूं। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यानी ये जो बीच का एरिया है उसे हम कहते हैं जोन। जो प्राचीन भूगोलवेत्ता हैं, ग्रीक और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने पहली बार जब पृथ्वी को क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था तो जोन शब्द काम में लिया था। जोन जो है वो दो क्षेत्रों के बीच का, और अक्षांशों से जनरली जो है हम क्या करते हैं जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी पर किस क्षेत्र की किस प्रकार की जलवायु है इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसका सीमांकन करने के लिए जो हमारे पास आधार है वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो ऐसे में ये जो पार्ट है जोन कहलाता है क्लाइमेटिक। अच्छा, जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है ये विषय अगले टॉपिक के साथ अपन अटैच करके लेंगे, क्या इसका विषय है।
ये जनरल इंट्रोडक्शन अक्षांश का था। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पर पहुंच जाते हैं। देशांतर आपके सामने है, जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर खींची हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। मैं इसके टेक्निकल पार्ट पे आ जाता हूं। ये स्फीयर था, गोलाब था। पहले हमने स्फीयर को एंगुलर डिस्टेंस में डिवाइड किया था, लेकिन किस तरह से किया था आप समझे होंगे कि मैंने केंद्र से जो परिधि है उसके ऊपर एक कोण बनाए थे। अब इसी चीज को समझें कि मान लीजिए कि मेरा ये एक स्फीयर है, उसको मैंने दो टुकड़े कर दिए। ये गुलाब है, इस गुलाब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में किस तरह से, दो पार्ट डिवाइड हो गए। यहां मुझे एक पॉइंट प्राप्त हुआ। ये क्या पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, मैंने कहां से काटा होगा इसको, दिखती बात है। अगर मैं हाफ कर रहा हूं तो मैंने कहां से काटा, 0 डिग्री से काटा, जो सबसे बड़ा सर्कल है पृथ्वी का। इस सर्कल से मैंने दो पार्ट डिवाइड कर दिए, तो दो गोलार्ध हमारे सामने आ गए, नॉर्थ और साउथ। पॉइंट बीच में है, जिसे अपन केंद्र कह सकते हैं। अब इस केंद्र से ये क्या हो गई, ये परिधि हो गई। कौन सी परिधि, भूमध्य रेखीय परिधि हो गई। अब इस भूमध्य रेखीय परिधि के ऊपर अगर मैं कोण बनाने चाहूं इस केंद्र से, तो कितने बन सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 90, 90, 90 और 90 कितने हो गए, 360। यानी यहां किसी भी जगह आप एंगल बनाएं तो टोटल एंगल कितने बनेंगे, कितने एंगल में डिवाइड कर सकते हैं इस परिधि को, हम 360 एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 360 एंगल मान लीजिए मैंने इस परिधि के ऊपर, यानी कौन सी परिधि के ऊपर, भूमध्य रेखीय परिधि के ऊपर मैंने बना दी। ओके, यहां आ गया। अब मैंने इनको क्या किया कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, मैंने एक शब्द काम में लिया है। क्या शब्द काम में लिया, भौगोलिक उत्तर। ठीक है, तो भौगोलिक उत्तर क्या है, या कोई अन्य उत्तर भी होते हैं क्या। तो ज्योग्राफी में हम जब नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन पक्ष आते हैं। एक कौन सा, जिसे हम कहते हैं जो मैग्नेटिक या चुंबकीय उत्तर। दूसरा कौन सा, भौगोलिक या वास्तविक उत्तर। तीसरा कौन सा, ग्रिड उत्तर। तीन प्रकार के उत्तर की हम बात करते हैं। मैंने जो अभी बात की वो किसकी बात की, भौगोलिक उत्तर की बात की। भौगोलिक उत्तर कौन सा हुआ, जिसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हो, ठीक है, और जिसे आप दक्षिणी ध्रुव कहते। तो हमने इन कोणों को कहां मिलाया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अर्थात भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण के सारे मिलाते हैं। तो टोटल एंगल जो है वो कितने आ जाएंगे, इस लाइन कितनी बन जाएगी, 360 बन जाएगी। फिर मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ में क्या अंतर है। यहां आपने बहुत सामान्य अध्ययन, छोटी सी क्लास में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना में 3 पार्ट आते हैं। सामान्य छोटी से छोटी क्लास में लिखा रहता है, सियाल, सीमा, निफे। और ये कहा जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो भारी धातुओं से निर्मित है। यानी यूं समझ लीजिए कि ये अगर पृथ्वी का केंद्र है तो इस पृथ्वी के केंद्र में क्या है, हैवी मेटल्स है। और पृथ्वी की दो गतियां हैं, जिसमें एक परिक्रमण है, एक परिभ्रमण है। यानी ये क्या करती है, अपने अक्ष पर परिभ्रमण या घूमती है। तो ऐसे में अगर ये घूमेगी तो साथ में ये मेटल भी क्या होगा, ये भी घूमेगा। और अगर मेटल घूमेगा तो इसमें मैग्नेटिज्म, क्योंकि लोहा है, निकल और फेरियम आपको पता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, तो लोहांश अधिक होने के कारण ये जो है वो लगातार जो है रोटेट करता है, तो इसके साथ साथ ये घूमता है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाएगा। और मैग्नेटिज्म जब उत्पन्न होता है
तो मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। अर्थ के ऊपर कई सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कई सारे मैग्नेटिक फील्ड मिलकर पूरी पृथ्वी को एक मैग्नेट का रूप दे देते हैं। और इस मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरा मैग्नेटिक साउथ। अब यहां देखिए, यहां अगर मैं लाइन खींचूं, ये जो है मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। तो पृथ्वी जो वास्तविक रूप से पृथ्वी का जो झुकाव है वो ये है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, यानी दोनों में क्या आ गया, अंतर हो गया। तो हमने जो देशांतरों को जिस बिंदु पे मिलाया वो क्या है, वो दोनों बिंदु क्या हैं, वो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण बिंदुओं पर मिलाया हमने इनको, ठीक है। तो इस तरह से 360 ऐसा क्यों किया गया उस पर मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो उसका वेरिएशंस होता है, कई सारे आपने अभी टॉपिक पढ़े होंगे, कई सारी जगह पर आपने देखा होगा कि इस समय मैग्नेटिक नॉर्थ ने अपनी जगह बदल ली। क्यों जगह बदलता है, कितने टाइम पीरियड में ऐसा होता है, ये विषय जो है हम लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बाद में लेके आएंगे। फिलहाल जो है इस बात को यूं समझ लीजिए कि हमने जो जो पोल एरिया है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उनके सारे हमने क्या किया, इन देशांतरों को मिला दिया। तो ऐसे में हमारे सामने कितनी देशांतर बन के आई, 360 आ गई। अब हमने इन 360 देशांतरों को क्या किया, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन मेरे सामने इस तरह से आ गई थी, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो हैं, जैसे ये लाइन है, ये यहां से लेकर यहां समाप्त होती है या यहां से यहां होती है, तो ये अर्धवर्त है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सभी जो अक्षांश है 90 डिग्री बिंदुओं को छोड़कर सभी अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं। और यहां जब अपन देशांतरों की बात करें तो सभी देशांतर क्या होते हैं, हाफ सर्कल होते हैं। सभी देशांतर हाफ सर्कल हैं, सर्कल पूरे नहीं हैं। वो उस पे सर्कल कैसे बनता आगे बात करूंगा। यहां हमने सभी हाफ सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। जिस तरह से अक्षांशों के लिए हमने क्या किया था कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांशों को हमने कहा उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध के सभी अक्षांशों को हमने कहा दक्षिणी अक्षांश। ठीक इसी तरह से हमने पृथ्वी को दो गोलार्धों में फिर से डिवाइड किया, जस्ट लाइक दिस। तो दो गोलार्ध हमारे सामने आए, पूर्वी और पश्चिमी, यानी गोलार्ध कितने हो गए ग्लोब पर, 4 हो गए। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कोई भी हो सकती थी, यानी आप जो है ये 360 अर्धवृत्त हैं, आप कहीं से भी शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि 0 किसी को भी मानेंगे तो वापस 360 यहीं आके समाप्त होगा। जस्ट लाइक दिस कि अगर आप यूं बात कर रहे हैं कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये वापस 360। आप कहीं से भी 0 इसे मानिए, इसे मानिए, इसे मानिए, कहीं से भी मानिए, वापस आके आप कहाँ आ जाएंगे, 360 के ऊपर आ जाएंगे। तो 0 किसी को भी माना जा सकता था, क्योंकि उस समय रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के लोग एक्टिव थे, सारा जो वर्क जो है उनके उसमें हुआ। तो ऐसी स्थिति में 0 जो है वो ग्रीनविच से निकलने वाली लाइन को माना गया और इससे पृथ्वी के दो पार्ट जो है, दो गोलार्ध यहां से विभाजित हुए, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में 1, 2, 3, 1, 2 और 3 मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है। 0 से 1, 2, 3 यानी 1 डिग्री ये जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर 1 डिग्री। तो पूर्व और पश्चिम में टोटल कितने देशांतर हुए और देशांतर जो है कितने हैं, टोटल कितनी संख्या कितनी होती है। यहां पर जो है घटना और बढ़ना जैसे हम कहते हैं, जैसे अपन ने जब अक्षांशों के संदर्भ में बात की थी तब हमने कहा था कि 181 होते हैं या 179 हो जाते हैं। तो यहाँ क्या सिस्टम रहेगा, तो मान लीजिए कि मैं अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करूं तो पूर्वी गोलार्ध मान लीजिए कि ये गोलार्ध है और ये मेरी मिडिल फिंगर जो है वो 0 डिग्री है अगर,
तो जो जस्ट बैक साइड की मिडिल फिंगर है वो 180 है। तो अगर मैं इस मिडिल फिंगर की बात कर रहा हूं तो दैट इज 0, और अगर मैं इस मिडिल फिंगर की बात कर रहा हूं तो ये 180। अगर इस फिंगर की बात कर रहा हूं तो ये 1 डिग्री वेस्ट और ये 1 डिग्री ईस्ट, और ठीक इसी तरह से ये 179 और ये भी 179। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि 1 डिग्री पूर्व और 1 डिग्री पश्चिम के लिए 0 डिग्री क्या है, कॉमन है। इसलिए 0 डिग्री के साथ में कभी भी पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ना तो कभी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के साथ उत्तर और दक्षिण शब्द लिखते हैं, और ना ही 0 डिग्री जो आपकी देशांतर है उसके साथ में कभी पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग होता है, और ना ही 180 डिग्री जो देशांतर है उसके साथ कभी पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग कभी नहीं होता। तो यहां पर पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग केवल इनके इतर होगा। तो यहां 0 डिग्री कॉमन है, 180 भी कॉमन है। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन हम अगर करें, मैं इस बोर्ड पे एकदम नया हूं, उस ट्रेडिशनल बोर्ड पे खूब टाइम पढ़ाया, लेकिन इस बोर्ड पर जो है लिखने में और बताने में कुछ त्रुटि हो सकती है, जिसे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। धीरे धीरे अभ्यास होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। यहां जो है कैसे काउंटिंग होगी, जस्ट लाइक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, 2 गोलार्ध हो गए। दोनों गोलार्धों में पूर्वी गोलार्ध में कितनी लाइंस हैं, तो 1 से लेकर 179 टोटल हो गई 179। इसी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में 1 से लेकर 179 कितनी हो गई 179। और 0 डिग्री देशांतर 1 है और 180 डिग्री देशांतर भी 1 है। अब आप जोड़ लीजिए 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1 टोटल विल बी 360। तो यहां पर आपके सामने 361 और 369 का कंफ्यूजन नहीं, ये भूगोल के विद्यार्थियों की बात नहीं है, ये विद्यार्थियों किन की बात है, ये सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। तो मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं वो बहुत सामान्य परिप्रेक्ष्य के विद्यार्थियों के लिए है, जो बिल्कुल ज्योग्राफी को सिरे से पढ़ रहे हैं। खैर, अब कुछ एक कमेंट में पढ़ पा रहा हूं कि साहब जो है दूरियां, अगर अपन बात करें देशांतरों के बीच की दूरियों की, तो मैं उस पे विषय पर आ रहा हूं कि बीच की दूरियां कहाँ कितनी कम और कितनी ज्यादा होगी। खैर, यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि टोटल जो है वो देशांतर कितने हैं। तो टोटल देशांतर 360 है। देशांतर कहते किसे हैं कि भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की परिधि पर बने कोण हैं। इन कोणों को अगर अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा कहें, अर्धवृत्त कहें, तो वही जो है क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। अब इसकी बीच की दूरियों की बात करते हैं कि 2 देशांतरों के बीच भौगोलिक दूरी कितनी होती है। कोणीय दूरी तो आपको पता चल गई होगी, 2 पक्ष आप अच्छी तरह से समझ लें, 1 इज एंगुलर डिस्टेंस और 1 इज सेकेंड 1 इज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। तो यहाँ एंगुलर डिस्टेंस तो आपके सामने है, और अब हम भौगोलिक डिस्टेंस की बात करें तो ये भौगोलिक डिस्टेंस मान लीजिए ये 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते आते आप देख पा रहे होंगे कि क्या होता जा रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आते आते सभी देशांतरों के बीच की दूरियां जो है वो कम होती जाएगी। तो देशांतरों के बीच की जो दूरियां हैं वो भूमध्य रेखा पर समान होती है। ये सभी भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री के एंगल पर काटेगी एक दूसरे को। जो कोऑर्डिनेट जिसे हम कह रहे हैं वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहां जाएंगे ये तिरक होती जाएगी, और यहां आते आते इनके बीच की दूरियां भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कितने घंटे की क्लास है, तो जितना आप पढ़ सकते हैं उतने घंटे की क्लास है। खैर, आगे हम इस पर बात करेंगे। एक पॉइंट मैं समझा देता हूं क्योंकि समय पूरा होने को है, 7 बज गए हैं। सिर्फ एक पॉइंट मैं इस पर बात कर लेता हूं कि इनके बीच की दूरी कितनी है।
भौगोलिक दूरी कितनी है। तो भौगोलिक दूरी जो है वो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी कहा था कि जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। तो भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो 40,077 किलोमीटर है। अगर 40,077 किलोमीटर में हम 360 का भाग दें तो जो आंसर आएगा वो 111.32 किलोमीटर आएगा। कई जगह इसको 111.3 और कई जगह इसको 111.4 किलोमीटर लिखा रहता है। क्यों लिखते हैं आपको पता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दो देशांतरों के बीच की। देशांतरों से समय का निर्धारण होता है। कल का अपना जो टॉपिक है वो यही है, समय का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज मैंने टॉपिक में ये लिखा था, लेकिन समय का अपना एक उसूल है, मर्यादा है अपनी। 1 घंटा हो गया है, पता भी नहीं चला आपके साथ, और बहुत दिनों बाद जो है आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है समय कैसे निकला पता नहीं चला। टेक्निकल पार्ट है, डिजिटल पैनल है मेरे पीछे, तो कई सारी चीज़ें सीखने वाली है, सिखाने वाली है। कल हम फिर से इसी समय मिलेंगे। समय गणना कैसे होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे किसे कहते हैं, किस प्रकार से जलवायु का निर्धारण होता है, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है यदि पूछना है तो आप YouTube के इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रकार का प्रश्न आप जब भी दें तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।